Hello everyone, let's continue with our discussion now on quality review. In the previous video, I just completed everything with respect to peer review. In couple of hours, बड़े हौले हौले आराम से पूरा डिटेल और डेप्थ में हमने peer review का पूरा चैप्टर ना कि सिर्फ उसके अमेंडमेंट डिस्कस किए. On the same fashion, we are going to cover quality review chapter, which is again substantially amended starting from May 2021, and we'll be covering in this video the whole chapter, each and every provision which is there in the study material and is relevant for your exams, along with the related MCQs which are given in the case study booklet of ICAI in the integrated case studies relating to quality review और study material के जितने भी questions हैं. क्वालिटी रिव्यू के बारे में पीयर रिव्यू के हमारे वीडियो में एक छोटा सा डिस्कशन मैंने किया था इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, and also an overall structure in terms of how NAFRA, quality review and peer review have their different spaces. Just to very quickly recapitulate what we discussed was, members chartered accountants who are in practice and conducting assurance assignment यानी कि opinion देने वाली services like audit of different fashions like tax audit, company audit, GST audits or any other kind of assurance services where they give any kind of an opinion on financial statements or any financial records. We need to ensure कि क्योंकि वो अपना एक opinion देते हैं जिस पे third party rely करती है, it is quite possible that अगर CA ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो third party के decisions उसके ऊपर base होके गलत हो सकते हैं. Because of that we need to ensure कि CA अपने काम अच्छे से करे. ऑब्वियसली बात है वो करेगा क्योंकि अपनी एग्जाम ही इतनी टफ है कि बेचारा गलती करने के लिए 6 महीने की सजा भुगत चुका है मई टू नवंबर, नवंबर टू मई, तो अब क्यों करेगा. बट स्टिल वी नीड टू मॉनिटर एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ पीयर रिव्यू बोर्ड व्हिच विल डू अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग व्हिच इज वंस इन 3 years or 4 years over all the practice units and ensure कि they are actually complying with the quality control standards, or let's say they have quality control systems, policies and procedures in place. At the same point of time, they are also complying with all the standards of the institute which were termed as technical, professional, ethical standards in the peer review statement. And also ensuring कि भाई वो audit अपना जो कर रहे हैं वो as per standard और applicable regulatory requirements हो रहा है. ये कौन कराएगा? ACI की एक बोर्ड होगी peer review board जो अपने अंदर peer reviewers एम्पैनल करेगी और उन्हें भेजेगी और वो रैंडम बेसिस पे या कोई एक लॉजिकल बेसिस पे सैंपल सेलेक्ट करके वर्किंग पेपर फाइल्स देख के देखेंगे कि क्या आपने अपने ऑडिट प्रॉपर किया और आपकी ओवरऑल फर्म के क्वालिटी सिस्टम्स भी चेक करेंगे और कुछ और चीज़ों को भी चेक करके उस पर रिपोर्ट ICAI को देंगे. गड़बड़ निकली तो ICAI कहेगा कि सुधार लो, समय देगा 1 साल का, फॉलो ऑन रिव्यू किया जाएगा, सब कुछ ठीक निकला नो प्रॉब्लम, अदरवाइज फिर एक्शन इनिशिएट किए जा सकते हैं. दिस इज एन इंटरनल मैकेनिज्म बिटवीन द CA इंस्टीट्यूट एंड इट्स मेंबर्स. But because of cases like सत्यम, सरकार ने कहा कि इंटरनेशनल बॉडीज इस तरह से रेगुलेटरी कंसर्न्स इंटरनेशनली जिस तरह से उन कंट्रीज के CS को रेगुलेट करती है वैसा इंडिया में भी सिस्टम होना चाहिए. और इसके लिए एक नफरा कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसने कहा कि हमें कहीं पर भी गड़बड़ की खुशबू आएगी और स्मेल आएगी तो हम उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे उनकी एक्शंस को, उनके वर्क को, और गड़बड़ निकलने पे उनके अगेंस्ट में पीनल कॉन्सिक्वेंसेस और डिसिप्लिनरी एक्शंस ये इंस्टीट्यूट के द्वारा इनिशिएट कराए जाएंगे. इन दोनों के बीच में क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाया गया. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज बेसिकली अ बोर्ड विच इज of 11 members, 6 out of 6 nominated by central government and 5 by ICAI, यानी मेजॉरिटी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. एंड दिस इज अ बोर्ड विच इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये बोर्ड क्या करती है एग्जैक्टली, बहुत ध्यान से सुनना. ड्रोन चार्ट अपने आप में इतने कॉम्प्रिहेंसिव है दोस्तों कि आप इसको पढ़ के खुद सेल्फ स्टडी करके पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज नॉट कवरिंग अप इट बिकॉज इट इज प्राइमरली अ लॉट ऑफ थ्योरी. इट इज मोर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग थॉट्स इन योर माइंड क्लियर सो दैट you are able to understand this while reading it, so it becomes very easy for you to remember, and B, you do not quote the wrong references or points. Particularly, you do not attempt the MCQs incorrectly because this is a very MCQ prone chapter. हालांकि इसका इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक बहुत ज्यादा नहीं रहा है, बट क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आए इसलिए
May 21, November 21 अटेम्प्ट के लिए, आई वुड से दिस इज रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का कॉन्सेप्ट यह है कि ये एक ऐसी बोर्ड है जो बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये एक ऐसी बोर्ड है जो असेस करती है कि क्या कोई भी एंटिटी में फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है या होने की संभावना है एंटिटी में, इसका मतलब कोई कंपनी में, या कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गड़बड़ चल रही है, मे बी लाइक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या टेलीकॉम सेक्टर में कुछ लफड़े तो नहीं लग रहे, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीए फर्म है जहां लग रहा है क्या कि यार इनके यहां पे पॉसिबली कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर इन्हें ऐसा लगता है तो ये स्पेसिफिकली क्या करेंगी, तो ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कहेगा दैट आई एम सीइंग द काइंड ऑफ financials which this particular company is presenting, and the financials of these particular company do not really suit to the overall business scenario or the industry scenario. Let's say for example, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बोलता है कि यार हमें ओयो के फाइनेंशियल्स पे कंसर्न है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल नेम, नथिंग टू रिलेट विद एनी रियलिस्टिक थिंग। तो हम ओयो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कौन कर रहा है जरा पता करो, हम उस सीए फर्म का क्वालिटी रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि उसने ओयो का किस तरह से ऑडिट किया है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस फ्रॉम पीयर रिव्यू, क्योंकि पीयर रिव्यू में हम सीए फर्म जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का ऑडिट करती है उनको लेवल 1, अदर्स को लेवल 2 मान के 3 से 4 साल में हर सीए फर्म को रिव्यू के अंतर्गत कवर करते हैं। क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली वेरेवर देयर इज अ स्मोक दे नीड टू इन्वेस्टिगेट इज देयर अ फायर बीनीथ इट। तो इनका काम ये नहीं है कि हमें हर जगह इंश्योर करना है कि आग लगे ही ना, इनका काम है कि अगर कहीं धुआं है जो दिख रहा है या लग रहा है तो पता करना है कि वहां एक्चुअल में कहीं कोई आग तो नहीं लगी। तो ये क्या करेंगे, ये ओयो का जो ऑडिटर है पता करेंगे और बोलेंगे भैया आपका क्वालिटी रिव्यू होगा। तो क्वालिटी रिव्यू ऑर्डर कौन करेगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, जिसमें कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आईसीआई मेंबर्स। ये बोर्ड कैसे करेगी, तो ये बोर्ड एक्चुअल में टेक्निकल रिव्यूअर्स भेजेगी। तो वहां पीयर रिव्यूअर होता था, यहाँ टेक्निकल रिव्यूअर है। तो अगर आप देखेंगे तो टर्म्स में क्या है, देयर इज अ डिफरेंशिएशन। पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू सर आप इतना क्यों कंपेयर कर रहे हो, हमने आपका पीयर रिव्यू का वीडियो नहीं देखा क्योंकि हमको लगता था पीयर रिव्यू हमको आता है ठीक ठाक, तो हम सीधे ये देख रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा नया नया अपन ज्यादा है। तो नो प्रॉब्लम, आपने नहीं देखा वीडियो मत देखना, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पीयर रिव्यू अगर आता है तो बेसिक टर्म्स आपको बताओगे। तो इफ आई कंपेयर पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, पीयर रिव्यू में देयर यूज्ड टू बी व्हाट, there used to be a peer reviewer, here there is a technical reviewer. So quality review board, so peer review used to have a peer review board, here we have a quality review board. peer review board एक peer reviewer को भेजती थी और वो प्रैक्टिस यूनिट जो सीए फॉर्म है उसे क्या बोलते थे, प्रैक्टिस यूनिट, जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है, यहां पे उसको बोलते हैं ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू, आफूर ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आइडेंटिफाई करेगी कि भैया कौन है ओयो का ऑडिटर, उस ऑडिट फॉर्म का क्वालिटी रिव्यू ऑर्डर करेगी और टेक्निकल रिव्यूअर को भेजेगी कि जा टेक्निकल रिव्यूअर जा, और उसका किसका, उस सीए फर्म का जिसने किसका, ओयो का ऑडिट किया है, उसका क्वालिटी रिव्यू करके। अब ये टेक्निकल रिव्यूअर कौन होगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा क्या, जी। कॉमन बात यह है कि पीयर रिव्यूअर भी एक मेंबर है, टेक्निकल रिव्यूअर भी एक मेंबर है। हालांकि ये अपने साथ एक क्वालिफाइड असिस्टेंट ले जा सकता था, ये अपने साथ में क्वालिफाइड असिस्टेंट्स की पूरी टीम क्रिएट करके ले जा सकता है। We'll come to all the details. I'm just giving you a drone view actually, so that I basically am of the opinion कि before getting into things which are less heard of, you should first have the perspective of that particular chapter, how things relate to each other. फिर उस context में अपन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये टेक्निकल रिव्यूअर जाके ओयो का जो ऑडिटर सीए फर्म है उसका क्वालिटी रिव्यू करेगा। क्वालिटी रिव्यू में ये क्या करेगा,
तो सबसे पहली बात, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओयो का ऑडिट लेट्स से फॉर एग्जांपल किया है किसी एक सीए फर्म ने, उसका नाम है हनी सिंह एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओ यो बहुत बढ़िया सर, चलेगा। तो लेट्स से हनी सिंह एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज द ऑडिटर फॉर ओयो। हमने बोला कि भैया जाओ हनी सिंह का ऑडिट करो। किसको बोला? टेक्निकल रिव्यूअर को, उसको भेजा हमने। अभी टेक्निकल रिव्यूअर गया, उसने हनी सिंह सीए फर्म का पूरी फर्म का जाके उसने रिव्यू नहीं करना है। वो जाके बोलेगा कि भैया आपने जो ओयो का ऑडिट किया है ना, मुझे वो वाली फाइल निकाल के दो, मुझे बस उसका रिव्यू करना है। जबकि पीयर रिव्यू में एकदम अलग होता था। वहां पे हम पूरी फर्म का एसच क्या करते थे, प्रैक्टिस यूनिट का एक रिव्यू करते थे। यहाँ पे हम उसके एक स्पेसिफिक असाइनमेंट का रिव्यू करें। तो सवाल ये उठता है कि भैया आप वो असाइनमेंट रिव्यू कर रहे हो तो उसमें आप क्या चेक करोगे? भैया हम चेक यही करेंगे कि उसने जो ओपिनियन दिया है, क्या उसके लिए उसके पास सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंसेस हैं या नहीं, और क्या उसके वर्किंग पेपर्स को देख के जो उसकी फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से जो उसके कंक्लूजन्स है वो मैच हो रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट्स थे जो ऑडिटर के वर्किंग पेपर फाइल से एविडेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने उसे रिपोर्ट नहीं किया था। तो क्वालिटी रिव्यू में एज सच हम क्या चेक करेंगे? वी विल चेक वेदर द ओपिनियन गिवन ऑन एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स whether it kind of differentiates or differs from what ideally should have been given. तो पीयर रिव्यूअर में हम जो पीयर रिव्यू करते थे हम क्या चेक करते थे? सर आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आप कंपेयर करके समझोगे तो आपको फाइन प्रिंट समझ में आएगी दोनों के डिफरेंस की, तो आप एग्जाम में कभी भी आंसर में गड़बड़ नहीं करोगे और मोर इंपॉर्टेंटली एमसीक्यू गलत तरह से अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो पीयर रिव्यू जब हम करते थे तो हम क्या करते थे? हम प्रैक्टिस यूनिट में चेक करते थे कि प्रैक्टिस यूनिट में क्या टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं, क्या उसके सिस्टम्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स प्रॉपर है या नहीं है, ये हम प्राइमरली चेक करते थे। ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू में हमें क्योंकि पर्टिकुलर असाइनमेंट चेक करना है इसके लिए हम वहां पे उस असाइनमेंट को चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे? तो यहाँ टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड को सिंपल टीएस कहते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी अभी ड्रोन चार्ट में। हम ये भी चेक करेंगे कि भैया उसके यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स और प्रोसीजर्स प्रॉपर हैं या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑडिट आपने किया है तो आपके खुद के सिस्टम्स अल्टीमेटली हमें इंडिकेशन देंगे कि हमें आपके वर्किंग पेपर्स में कितनी गहराई में जाके चेक करना है कि आपने काम ढंग से किया है या नहीं। तो आपके सिस्टम्स अच्छे हैं तो हो सकता है क्वालिटी रिव्यूअर या टेक्निकल रिव्यूअर बहुत ज़्यादा डिटेल में सब्सटेंसिव रिव्यू आपकी वर्किंग पेपर फाइल्स का ना करे। प्लस साथ ही साथ में आपको एडिशनली ये भी चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं मिसस्टेटेड तो नहीं थे और उसका जो ओपिनियन दिया गया है कहीं वो गलत तो नहीं हो गया है। तो ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई। हालांकि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऐसा भी कर सकती है कि जब उसे लगे कि कोई पर्टिकुलर सीए फर्म में कुछ ज्यादा हलचल हो रही है, नॉट अ पर्टिकुलर एंटिटी बट अ पर्टिकुलर सीए फर्म, तो वो ऐसा भी कह सकती है कि यार टेक्निकल रिव्यूअर तुम जाओ और उस सीए फर्म का क्वालिटी रिव्यू करो। ऐसे केस में फिर वो जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो किस उद्देश्य से जा रहा है? वो उस उद्देश्य से नहीं जा रहा कि मुझे वहां उस सीए का एक पर्टिकुलर असाइनमेंट चेक करना है, वो उस उद्देश्य से जा रहा है कि मुझे उस सीए के ओवरऑल प्रोसीजर्स चेक करने। ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल हैपन इज द टेक्निकल रिव्यूअर विल गो टू द फर्म एंड दिस इज नॉट अ सरप्राइज वेरिफिकेशन, इट्स ऑल इन्फॉर्म्ड, एंड ही विल से कि भैया हमें आपका क्वालिटी रिव्यू करना है, इसके लिए अब हम सैंपल बेसिस पे आपकी क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट सम अश्योरेंस असाइनमेंट्स। पीयर रिव्यू में हम किन चीजों को कवर करते थे? अश्योरेंस सर्विसेज और असाइनमेंट्स ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट वर कवर्ड। यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट्स कवर किए जाते हैं। और ध्यान रखना स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट्स में this will not include even tax audit, forget about internal audits। तो टैक्स ऑडिट मतलब इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, फिस्कल टैक्स ऑडिट कुछ भी कवर नहीं होगा। ये सिर्फ कौन से ऑडिट होंगे? जिसमें हम पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है? बैंक्स के केस में आरबीआई की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम जो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, या कंपनीज एक्ट में हम जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 143 में अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, ये सिर्फ उस तरह के ऑडिट्स को कवर करता है। यहां पे जब हम सैंपल सिलेक्ट करते थे, सैंपल ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज सिलेक्टेड, there used to be no limit as such. Here when you select a sample, you will select a sample of maximum 3
स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट्स, मैक्सिमम आप 3 क्लाइंट की फाइल्स चेक करोगे, उससे ज्यादा नहीं. कैन बी more or less if quality review board wants. तो बोर्ड के पास ऑब्वियसली पावर है, बट अदरवाइज यूजुअली आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझो. क्वालिटी रिव्यू करते समय हम सिर्फ क्या करते हैं, हम इंश्योर करेंगे भैया मैंने टेक्निकल रिव्यूअर को भेजा है, कहाँ पर भेजा है, से लेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर आई हैव सेंड इट टू पीडब्ल्यूसी, क्योंकि वहाँ पे हमें लगा है कि कामकाज थोड़े से हो सकते हैं लफड़े वाले. तो वो जाएगा और वो कोई भी सिर्फ 3 क्लाइंट सेलेक्ट करेगा, उसके वर्किंग पेपर्स मंगाएगा और ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स वहाँ के चेक करेगा, 3 फाइल्स चेक करेगा और उसके बेसिस पे टेक्निकल रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट दे देगा. पीयर रिव्यू में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि पीयर रिव्यू के केस में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती थी और उसके बाद अगर वो मॉडिफाइड होती थी तो एक फॉलो ऑन ऑडिट होता था. यहां पे सीधा है कि अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कौन सी, फर्स्ट रिपोर्ट ही, इसमें कोई सेकंड रिपोर्ट का फंडा ही नहीं है, तो सीधे यहाँ पे आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शंस में भी इनिशिएटेड, कंपलसरी नहीं है. छोटे मोटे फ्लॉज निकले, गड़बड़ निकली तो हो सकता है वार्निंग देके छोड़ दें, बोल दें ठीक कर लो, बट हो सकता है सीधे डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके अगेंस्ट में इनिशिएट कर दिए जाए. इस तरह से अगर आप देखोगे तो देयर आर ह्यूज लॉट ऑफ दीज डिफरेंसेस व्हिच आर देयर बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यूज. आई होप इससे आपको एक बेसिक लॉजिक समझ में आया होगा कि ये सब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इससे क्वालिटी रिव्यू का स्कोप क्या है. क्वालिटी रिव्यू इज समथिंग विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड थ्रू टेक्निकल रिव्यूअर्स. दे आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंपनी और क्लाइंट जहाँ गड़बड़ है, उसके ऑडिटर के यहाँ पे टेक्निकल रिव्यूअर भेज के चेक कराते हैं ऑडिट सही हुआ या नहीं, या फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं ऑडिट फॉर्म्स जहाँ लग रहा है पॉसिबली कुछ गड़बड़ हो सकती है या वो कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स का ऑडिट करती है, इसलिए उनका क्वालिटी रिव्यू होना ज़रूरी है. प्रिवेंटिव बेसिस पे भी हो सकता है और वहाँ पे टेक्निकल रिव्यूअर को जाके बोलेंगे कि आप क्वालिटी रिव्यू करो. क्वालिटी रिव्यू में जाके क्वालिटी रिव्यूअर वहाँ पे प्राइमरली 3 चीज़ें देखता है. टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस, सिस्टम्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो हो रही हैं या नहीं, और जो भी उसके हम ऑडिट फाइल्स सैम्पल बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड स्पेसिफिकली, इनफैक्ट सैम्पल यहाँ पे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ही बताती है, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि रिपोर्ट गलत तो नहीं दी गई है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है मिसस्टेटेड है और हमारी रिपोर्ट उसमें अनमॉडिफाइड है या क्लीन है. इस एंगल से, इस अप्रोच के साथ ये पूरा का पूरा क्वालिटी रिव्यू एज सच रूट किया जाता है, प्लान किया जाता है. So what I've done is I've given you some quick tips which you should first go through. This will help you to understand this chapter and appreciate how is this different from others. Please also remember one very important thing. Quality review board कहीं भी अपनी नाक नहीं अड़ाएगी जहां पे ऑलरेडी नफरा ने अपनी टंगड़ी अड़ा रखी है. इसका मतलब नफरा के नफरा रूल 3 के अंतर्गत जिन कंपनी इसको नफरा मॉनिटर करेगी या जिन कंपनी इसके ऑडिटर को नफरा मॉनिटर करेगा उसमें क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इन्वॉल्व नहीं होगी अनलेस एंड अंटिल नफरा रिक्वेस्ट करे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कि तू देख ले. तो पीयर रिव्यू में हम क्या करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस यूनिट का रिव्यू करते हैं तो हम उसका कोई भी ऑडिट असाइनमेंट उठा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सिर्फ उन्हीं सीए फॉर्म्स को रेगुलेट करेगी जो सीए फॉर्म नफरा के स्कैनर में कवर नहीं हो रही है. ये एकदम क्लियर है. तो आप इसलिए कह सकते हो कि ये नफरा और पीयर रिव्यू के बीच में है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट और आईसीआई दोनों का पार्टिसिपेशन. तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड से डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकते हैं. रिव्यू उन कंपनीज का होगा अदर देन जो नफरा के द्वारा कवर्ड है. जब मैं कंपनीज कह रहा हूं तो इसका मतलब समझ लो, नॉर्मली क्वालिटी रिव्यू जो होता है वो कंपनी स्पेसिफिक होता है. तो जो कंपनी नफरा के प्रोविजंस में कवर्ड है, रूल 3 ऑफ नफरा कहता है कि भैया अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड है, टर्नओवर नेटवर्थ एक अमाउंट से ज़्यादा है, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में फिर नफरा आपके ऊपर रेगुलेट करेगा और आपके ऑडिटर्स को वो रेगुलेट करेगा. क्योंकि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी नॉर्मली, जैसे मैंने ओयो का एग्जांपल लिया, कंपनी स्पेसिफिक ऑडिटर को ढूंढ के उसका रिव्यू कराता है. तो जो कंपनियां कवर्ड है नफरा के अंतर्गत उनका ऑडिटर भी कवर होगा नफरा के दायरे में. डिटेल्स अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे. सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट कवर होते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में, जिसमें टैक्स ऑडिट भी कवर्ड नहीं है. सब डिटेल आगे आएगी. ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे ये आइडेंटिफाई करना है स्टैंडर्ड का कंप्लायंस, लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस, क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं,
और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाता है जिसमें आईसीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये इंट्रोडक्शन की चीज़ें सिर्फ आपके एक रिकैप के लिए है, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग इट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? हेनरी फोर्ड साहब ने कहा है कि क्वालिटी मींस डूइंग समथिंग राइट व्हेन नोबडी इज वाचिंग। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं है, फिर भी अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो तो वाकई आप क्वालिटी कॉन्शियस हो। बहुत बढ़िया। क्या कहा गया है कि भैया हर ऑडिट फर्म के यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डिजाइन होना चाहिए ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो अपना काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार करे। ये SQC 1 या SA 220 की बातें हैं जो यहाँ पे रिकैप की गई है। दिस इज जस्ट अ रिकैप। SQC 1 क्या कहता है? वो कहता है कि सबसे पहले आप क्वालिटी अच्छी चाहिए तो उसके लिए आपका क्लाइंट सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। तो यू शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। फिर आपको एक लीडर अपॉइंट करो जो इंश्योर करेगा कि आपकी पूरी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल की दायित्व जिम्मेदारी उसकी होगी। एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस आप इंश्योर करें, क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट और एथिकल काम नहीं करोगे क्वालिटी आ ही नहीं पाएगी। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मैन पावर प्लानिंग और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स, इंश्योरिंग कि भैया आपकी कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं तो वो रिजॉल्व हो रही है। ये सब ऐसे SQC 1 में दिया गया है। इसका रिकैप है ये, और कुछ भी नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स आप जो SQC 1 में बना रहे हो सारे फर्म के पर्सनल को आप एक्सप्लेन करें। SQC 1 के ऊपर 18-19 में कोई क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट बनी थी जिसने समरी निकाली थी कि SQC 1 क्या क्या चाहता है, विच यू कैन गो थ्रू क्विकली वंस ऑन योर ओन। बेसिकली कहता है कि क्या ऑडिट फर्म में QCPP एस्टैब्लिश्ड है, क्या QCPP रिव्यूअर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है ना, एक सेकेंड पार्टनर रिव्यू जो आपको लिस्टेड एंटिटीज में कंपलसरी और अदर्स अगर आप चाहें तो, जिसमें आप ऑडिट कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट देने से पहले अपने किसी दूसरे पार्टनर से रिव्यू कराते हो अपने काम को, जो बेसिकली उसमें इंडिपेंडेंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड ओपिनियन आपने जो दिया है और उसके अलावा एक ओवरऑल वर्किंग पेपर्स और इनके थ्रू रिव्यू करके देखता है कि काम प्रॉपर है या नहीं है और उसे डॉक्यूमेंट करता है। ये होना चाहिए। क्या कोई एक बंदा बना के रखा है लीडर जो मॉनिटर करेगा कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो हो रही है, कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो रिजॉल्व हो रही है। कम से कम एक डिक्लेरेशन साल में एक बार लेना चाहिए सभी लोगों से, किसके बारे में? इंडिपेंडेंस की। उन्होंने जो भी असाइनमेंट्स किए हैं उसमें वो इंडिपेंडेंट रहे, कोई थ्रेट आई है तो उन्होंने रिपोर्ट किया और दूर किया। ये सब SQC 1 और SA 220 में अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आपको टीम मेंबर्स से बिफोर द ऑडिट भी लेना होते हैं और जब कंप्लीट हो जाता है ऑडिट तब भी लेना है, बिफोर कि हम टीम के मेंबर बन सकते हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है। आखिर में हम थ्रू आउट द ऑडिट इंडिपेंडेंट रहे थे। एंड फाइनली यू शुड हैव ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर योर स्टाफ। तो ये जो ऊपर 5 बातें लिखी हुई थी इसी की समरी है। दिस इज ऑल इंट्रोडक्टरी, यू कैन काइंड ऑफ जनरली गो थ्रू इट, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू? मैंने जो बैकग्राउंड दिया आई थिंक उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वालिटी रिव्यू अल्टीमेटली इंश्योर करेगा कि ऑडिट की क्वालिटी प्रॉपर है। वाह वाह वाह, क्या नाम है, बहुत बढ़िया, वैसा ही जैसा नाम वैसा काम। व्हाट इज क्वालिटी रिव्यू? रिव्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ द CA फर्म। वाह। एंड टू इंश्योर कि आपने स्टैट्यूटरी और अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए। हमारा रिव्यू करने का उद्देश्य क्या है? कहीं कोई ऑडिट डेफिशिएंट तो नहीं है, यानी आप मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने से चूक तो नहीं गए। ये पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, क्वालिटी रिव्यू का है। QCPP का कंप्लायंस हुआ या नहीं, इसलिए वो भी टेस्ट करेंगे। हालांकि हमारा पर्पस रिव्यू में छोटी छोटी गलतियां निकालना नहीं है, इनफैक्ट हमें ये देखना है कि कहीं ओवरऑल ऑडिट डेफिशिएंट तो नहीं था। इसके लिए आप ये मत सोचना कि क्वालिटी रिव्यू एक फॉर्म का हो गया तो उसकी सब चीज चेक हो गई, क्योंकि हम वहां पे पर्टिकुलर असाइनमेंट ही उसके चेक करते हैं। तो इट इज नॉट द पर्पस ऑफ रिव्यू to review all of the firm's audit but only specific audit. Hence you should not be taking that quality review हो गया है तो इसका मतलब आपके systems proper है, यानी quality review होना will not become a first line of defense for the CA firms कि भैया मेरा quality review हो चुका है, यानी हमारे को ठप्पा मिल चुका है कि सब कुछ सही है, क्योंकि quality review specific client के आपके जो audits हैं उससे related ही होता है। सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट जो CN प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर लगता है, CN सर्विस के ऊपर या कोई भी नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट और अदर असाइनमेंट्स के ऊपर क्वालिटी रिव्यू नहीं लगता है। इसके स्कोप में क्या क्या चीजें आएंगी तो आप यूँ समझ लो जो पीयर रिव्यू में था वही, उसके अलावा एक चीज और ऐड कर देंगे। पीयर रिव्यू में क्या होता था? चेक करना कि टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड, जिनको यहाँ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, मीट हुए या नहीं, अदर रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं,
क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स या सिस्टम्स हमारी ही फॉर्म पे प्रॉपर है या नहीं है, यहाँ पे एडिशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटेड तो नहीं है। तो ये बेसिकली आपके 4 स्कोप मैटर्स के इंक्लूजन्स हैं। रिव्यू में क्या इनकम्पास होगा, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू में हम क्या चीजें चेक करेंगे, तो हम उसके वर्किंग पेपर्स के थ्रू देखेंगे कि ए सीए ने जिसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। बी इंटरनल कंट्रोल्स क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट फॉर्म लेवल पे प्रॉपर थे या नहीं है। सी इंडिपेंडेंस स्पेसिफिकली हमें चेक करना है, यानी आप ये कह सकते हो कि दिस इज एन एक्स्ट्रा फोकस एरिया। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स गाइडेंस एंड लॉज एंड रेगुलेशन, तो जो अपन पढ़ते थे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और लॉज एंड रेगुलेशंस, ये सेम पॉइंट है जो अपन स्कोप में पढ़ रहे थे। क्वालिटी कंट्रोल एट ऑडिट फॉर्म सेम पॉइंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एमएम इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये 3 जो स्कोप के पॉइंट थे वो सेम वही है। यहाँ पे 4 पॉइंट अपन ने स्कोप में देखे थे, ये 2 क्लब हो गए। इसके अलावा क्या पॉइंट है, तो इसमें बोला गया है कि भैया हम इंडिपेंडेंस चेक करेंगे, इसमें सीनियर मैनेजमेंट के डिस्कशन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और ऑन साइट रिव्यू भी होता है, ये अभी अपन प्रोसेस में देखेंगे। टेक्निकल स्टैंडर्ड में क्या शामिल होता है, तो टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पीयर रिव्यू में 6 चीजें शामिल करता था। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थी, 3 दूसरी थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अदर देन कंपनीज, इंडेस, फ्रेमवर्क, सारे नोटिफिकेशन गाइडलाइन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ आईसीआई, और इसके अलावा अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो आपके ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, पर इसको 9 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया। कैसे, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रीफेस, एंड देन ऑब्वियसली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इटसेल्फ, one given by MCA and second which are given by the NICA। तो यहाँ पे भी एज सच देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 3 पॉइंट हो गए, जिसमें एक प्रीफेस हो गया, एक एएस बाय आईसीआई, एक एएस बाय एमसीए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देन फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिव्यू, अदर अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, उसका फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रीफेस का आ गया, प्लस फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लस क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग यानी एसक्यूसी, एसेज और नोटिफिकेशन गाइडलाइंस और अदर रेलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसमें आईसीआई के गाइडेंस नोट, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह सब आ गया। यानी मोरल लेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सी एक्ट नोटिफिकेशंस, इनफैक्ट को एक अलग पॉइंट बना दिया, प्रीफेस के अलग पॉइंट बना दिए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल के अलग पॉइंट बना दिए। नटशेल में अगर आप देखोगे तो मोरल लेस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट मोर और लेस कवरेज इज काइंड ऑफ सिमिलर ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड हियर ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हो गए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू, तो ये अभी अपन ने देखा, ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये सारी चीजें स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स की डालना पड़ेंगे। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू, अगेन यू विल हैव टू इंक्लूड all these things, स्कोप में ये दोनों आ जाएगा। What are important areas of evaluation while conducting quality review in terms of SQC, standard on quality control? तो important areas SQC में ये वाले आपके पॉइंट आ जाएंगे। Evaluating professional judgment exercised by auditor is one of the important aspects under quality review. Please explain this situation with reference to applicable essay. This is more of an essay 200, जिसमें आपको professional judgment क्या है ये समझाना है। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दिया गया है क्वालिटी रिव्यू में, बट इसमें एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन का पूरा प्रोफेशनल जजमेंट जैसे 200 का दिया गया। चलिए, ये पेज में सब कुछ जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑल गोइंग टू बी विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। बहुत ही क्विकली अपन इसको आसानी से कवर कर लेंगे। ए, बताओ बच्चों, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कौन गठित करता है? सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। शाबाश। बताओ बच्चों, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? सर, 11। शाबाश। बताओ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने होते हैं? सर, 6। शाबाश। बताओ इसमें आईसीआई के कितने होते हैं? सर, 5। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बताओ ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो इसके अधिकार क्या होंगे? सर, इसके अधिकार होंगे कि ये कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिटर जो है उसका रिव्यू करा सके और उसके लिए रिव्यू ऑर्डर कर सके। बहुत बढ़िया। इसके अलावा इसके पास ये भी पावर है कि ये चाहे तो किसी कंपनी से रिलेटेड जानकारी एमसीए से भी मंगा सकती है। ये इसका एक और एडिशनल पावर है। अच्छा, तो सर ये क्या सिर्फ रिव्यू ही करेगी? इसका काम बस रिव्यू करने का ही है? नहीं, इसका काम ये भी है कि जैसे आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटी, सब सेक्शन 9 और 10 जो कहता है कि एसेस का कंप्लायंस करना है। कौन से एसेस? जो आईसीआई ने इशू किए हैं इन कंसल्टेशन विद नफरा। तो नफरा से हम कंसल्ट करते हैं भैया स्टैंडर्ड वगैरह इशू करने से पहले,
कि उनकी एक्सपेक्टेशन भी मीट हो। सेम इसी तरह से क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी समय समय पे चाहती है तो रिकमेंडेशन दे सकती है, किसको? आईसीआई की काउंसिल को। क्या? कि भैया ए, हमें आपसे ये क्वालिटी एक्सपेक्टेड है, या बी, हम चाहते हैं आप ये प्रोसीजर फॉलो करो ताकि ये क्वालिटी हम अचीव कर पाए। तो इसके लिए क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में, ये तो गठन की बात हो गई जो अपन ने देख लिया। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के फंक्शंस में इट कैन मेक रिकमेंडेशंस टू क्वालिटी रिगार्डिंग टू काउंसिल रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। यहाँ पे काउंसिल का मतलब कौन है? आईसीआई की सेंट्रल काउंसिल। टू रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विस एंड टू गाइड कि आप कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस पूरे प्रोसेस में आप नफरा के प्रोसीजर्स में टांग नहीं अड़ाओगे। ये 4 पॉइंट आप पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ ये कहा गया कि जिन चीजों को नफरा के रूल 3 में जिन कंपनीज को कवर किया गया है उसको आप कवर नहीं करोगे। उसमें कौन कवरेज रखेगा? नफरा करेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं उन सबको, उन सारे मेंबर्स को कौन कवर करेगा? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। हालांकि अगर नफरा चाहे तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को बोल सकती है कि यार ये वाले सीए का तुम रिव्यू कर लो। हालांकि जब नफरा आया था उससे पहले जो पेंडिंग क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास ऑनगोइंग रिव्यूज चल रहे थे उसे कंप्लीट करने की डेफिनेटली परमिशन दी थी नफरा ने। पावर्स क्या है क्यूआरबी के? तो मेंबर्स का वर्क इवैल्यूएट कर सकती है, क्राइटेरिया दे सकती है कि यही हमें एक्सपेक्टेड है मेंबर्स से, उसके अगेंस्ट में हम इवैल्यूएशन करेंगे टेक्निकल रिव्यूअर को। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से, आईसीआई की काउंसिल कमिटी से, यही नहीं, it can also demand information from MCA with respect to any company. They can give recommendation to council. हाँ, एक और चीज, जरूरत पड़े तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकती है टू असेस कि काम जो हो रहा है वो प्रॉपर है या नहीं। कवरेज ऑफ सर्विसेज फॉर क्वालिटी रिव्यू, मैंने आपको बता दिया कि आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ क्या कवर किया जाता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट के वर्क कवर होते हैं, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसकी रिपोर्टिंग और उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। क्या कवर नहीं होता है? इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, कोई भी स्पेशल पर्पस ऑडिट जो किए गए हैं वो सब एक्सक्लूडेड है। और कोई भी सर्विसेज जो सीएन सर्विस दे रहा है वो सब एक्सक्लूडेड है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह तो डेफिनेटली एक्सक्लूडेड है, वो तो ऑडिट ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ ऑडिट ही कवर्ड है, और वो भी सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, तो ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के बारे में डिस्कशन हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। तो प्रोसीजर्स के केस में यू विल हैव टू बेसिकली मेंशन दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज ऑफ द ड्रोन चार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म। फर्म का सिलेक्शन मैंने आपको बताया 2 तरह से होगा। ए, कोई कंपनी ओयो टाइप की जिसका मुझे ढूंढना है कौन ऑडिटर है और उसका क्वालिटी रिव्यू कराना है, या बी, पीडब्ल्यूसी टाइप की कोई सीए फर्म जहां मुझे लग रहा है कि यार यहाँ क्वालिटी रिव्यू करा लेना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि टेलीकॉम सेक्टर में मुझे चांसेस लगते हैं मैनिपुलेशन के, तो इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर का ऑडिट करने वाली जितनी सीए फर्म्स है हमने बोला उन सबका क्वालिटी रिव्यू करा। इसके अलावा हम एक जनरल ऐसा भी प्रिंसिपल रख सकते हैं कि भैया चलो रैंडम बेसिस पे हम कुछ सिलेक्शन करेंगे सीए फर्म्स का, और 3-3 साल में एक बार एटलीस्ट उनका क्वालिटी रिव्यू, या 4 साल में एक बार उनका कर लेंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है। यानी कि मेजरली अगर आप देखो तो सिलेक्शन के 2 बेसिस हैं। पहला, आप एंटिटी को सिलेक्ट कर रहे हो और उसके ऑडिटर का क्वालिटी रिव्यू कर रहे हो। दूसरा, आप फर्म को सिलेक्ट कर रहे हो और सीधे उस फर्म का क्वालिटी रिव्यू कर रहे हो। तो पहला, एंटिटीज के आधार पे, तो सबसे पहली बात, जो नफरा में कवर्ड एंटिटीज हैं उसको तो आप छूना ही मत, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। इसके अलावा आप कौन सी एंटिटी को सिलेक्ट करोगे ये डिपेंड करेगा रिस्क बेस पे। जहां पे लग रहा है कि रिस्क ज्यादा है, क्या मतलब रिस्क ज्यादा है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि यार कोऑपरेटिव बैंक बहुत लफड़े कर रही है। कोऑपरेटिव बैंक्स इफ दे आर नॉट कवर्ड इन नफरा, आई कैन बेसिकली टॉक अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कौन सी कोऑपरेटिव बैंक है जहां लफड़ा लग रहा है? मे बी उसमें या सारी कोऑपरेटिव बैंक के ऑडिटर्स का क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट करा था। दूसरा, सेक्टर वाइज रिस्क हो सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मुझे बड़ा रिस्क लगता है, या क्रिप्टो करेंसीज में जो कंपनियां डील कर रही हैं वहां बहुत रिस्क लग रहा है। तो लेट्स आइडेंटिफाई देयर ऑडिटर्स। फ्रॉड, लाइकली ऑफ फ्रॉड्स, जैसे मैंने कहा से ओयो में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, जो मीडिया या रिपोर्ट्स में सत्यम जैसे निकला था, इस तरह की कोई चीज निकल के आ गई सामने, नीरव मोदी टाइप की कोई चीज निकल के आ गई सामने, कोई मेजर नॉन कंप्लायंस दिख रहे हैं कि लॉज एंड रेगुलेशंस का मेजर नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके बेसिस पे हम क्लाइंट आइडेंटिफाई करेंगे। अब हो सकता है कि आपने जो पर्टिकुलर, जैसे ओयो है, ओयो में ज्वाइंट ऑडिटर है, तो फिर आप ज्वाइंट ऑडिटर के केस में क्वालिटी रिव्यू बोर्ड किसका क्वालिटी रिव्यू ऑर्डर करेगा, तो जरूरी नहीं है, इफ रिक्वायर्ड वो सबका कर सकता है, चाहे तो एक का भी चाहे तो सबका भी।
दैट इज अप टू देयर डिस्क्रिशन व्हाट दे डिसाइड काइंड ऑफ, ठीक है. बोर्ड कैन ऑल्सो रिव्यू द क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज ऑफ audit firm under review with a view to assess the quality of statutory audit and quality reporting framework on a reference which is made by SEBI और NAFRA. In fact, इसमें जो आखिरी में पॉइंट लिखा है बस यही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो. क्लाइंट के आधार पे आप सिलेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर स्पेसिफिकली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कह दे कि यार ये वाली ऑडिट फर्म का थोड़ा सा आप क्वालिटी रिव्यू कर लो, तो फिर हम करेंगे. तो सर रेगुलेटरी बॉडी के अलावा अगर कोई इंडिविजुअल, कोई शेयर होल्डर, कोई स्टेक होल्डर कंप्लेन करना चाहे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, तो क्या कर सकता है? तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम ए शेयर होल्डर ऑफ वन ऑफ दीस पर्टिकुलर कंपनीज एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाट दे हैव प्रेजेंटेड. हो सकता है ऐसा पॉसिबली. तो मैं कहता हूं कि यार आई एम एक्चुअली स्टेक होल्डर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मुझे लगता है कि इन्होंने एनपीए की प्रोविजनिंग प्रॉपर नहीं की. तो सबसे पहली बात ये तो बैंक के नफरा में कवर होती है, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास जाके कोई फायदा ही नहीं, पहली बात. दूसरी बात, क्या नफरा को एक इंडिविजुअल कंप्लेन कर सकता है? मे बी नॉट. दैट इज समथिंग विच इज कवर्ड अंडर नफरा. लेट्स से फॉर एग्जांपल एन एंटिटी विच इज नॉट कवर्ड अंडर नफरा will get covered under quality review boards. So I am basically let's say for example a shareholder of say one of these companies which is making corona vaccines. सीरम इंस्टीट्यूट का मैं स्टेक होल्डर हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार इनके फाइनेंशियल्स मैनिपुलेटेड है, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ. तो मैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को बोलता हूँ कि आप ऑडिटर का रिव्यू करवाओ और देखो कि इसने काम ढंग से किया है नहीं, मुझे मिली भगत लग रही है वैक्सीन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वैक्सीन तो बढ़िया है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है. तो क्या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऐसी इंडिविजुअल्स की कंप्लेन हैंडल करेगा? नहीं, सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी की कंप्लेन है तो वो हैंडल करेगा. द बोर्ड शैल नॉट कंसिडर केसेस ऑफ कंप्लेन रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल फर्म्स. ये सिर्फ आईसीआई डील करेगा, वो फिर आईसीआई कवर कर ले. हालांकि बोर्ड अगर चाहे तो स्यू मोटो वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑडिट फर्म को सिलेक्ट कर सकता है. तो कोई इंडिविजुअल ने कंप्लेन करी देन इन दैट पर्टिकुलर केस कवर होगा. दैट इज नॉट समथिंग विच इज मस्ट, दैट इज नॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है. बट इफ इट इज नॉट एन इंडिविजुअल, एक्सक्यूज मी, if it is not an individual and if it is actually a case of what, a regulatory body complaining, or if it is actually a case of what, suo motu audit quality review board thinking कि यार मुझे रिव्यू करना चाहिए, तो then they can do it. तो suo motu quality reviews can be done. स्यू मोटो करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो they'll do random sampling. उसके लिए क्या बेसिस है, तो वो खुद से ऑडिट फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे या क्लाइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसका क्या बेसिस हो सकता है. तो स्यू मोटो में आप वॉल्यूम ऑफ वर्क देख लो, सीए फॉर्म जो हैंडल कर रही है, किन सेक्टर्स को देख लो, फ्रॉड कहाँ पॉसिबल है वो देख लीजिए, इसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सेक्रेटरीट विल प्लेस द डिटेल्स ऑफ द एंटिटीज एंड द ऑडिट फर्म्स व्हिच मे बी सिलेक्टेड फॉर क्वालिटी रिव्यू बिफोर द बोर्ड. And board at this stage may consider whether it requires a quality review by a technical reviewer and then refer the quality review to relevant technical reviewers. तो होता ये है कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की एक सेक्रेटरीट है, यानी एक यूँ समझ लो एक ग्रुप है जो आइडेंटिफाई करता है बोर्ड के टारगेट्स कि इनका क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए और वो पुटअप करेगा. इसमें से हम बोलेंगे चलो इनका करो और ये टेक्निकल रिव्यूअर से करवाना है. टेक्निकल रिव्यूअर में भी आपको समझा देता. नेक्स्ट, ऑडिट फर्म का सिलेक्शन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कैसे कर सकता है. तो एक सजेशन है, ये कंपल्शन नहीं है. 20 से ज़्यादा पार्टनर वाली को 3 साल में एक बार कर लो, 10 से ज़्यादा 20 से कम वाली को 4 साल में, बची हुई को 5 साल में. ऐसा जनरली ब्रॉडली फॉलो कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है. अनलाइक पीयर रिव्यू जो हर सीए फर्म का कराया जाएगा, क्वालिटी रिव्यू में ऐसा नहीं. इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो किसी भी ऑडिट फर्म की हम मैक्सिमम 3 असाइनमेंट, मैक्सिमम 3 क्लाइंट्स या असाइनमेंट्स चेक करेंगे. हालांकि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास पावर है कि अगर पास्ट में कहीं कोई फ्रॉड्स के इंडिकेशन उसको दिखे थे या फ्रॉड्स हुए थे या गड़बड़ निकली थी फॉर्म्स में, ऑडिट फॉर्म्स में, तो वो उससे ज़्यादा भी कर सकता है. अदरवाइज 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे. उसमें भी अगर लास्ट टाइम क्वालिटी रिव्यू हुआ था और कोई गड़बड़ नहीं निकली थी तो एक पार्टनर का एक से ज़्यादा ऑडिट रिव्यू नहीं किया जाएगा. तो जैसे मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें 2 ही पार्टनर है,
तो मैक्सिमम मैं 3 रिव्यू कर सकता हूँ, पर 2 ही पार्टनर है तो 2 ही रिव्यू होंगे। प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो एक ही होगा। अगर पहले क्वालिटी रिव्यू हुआ है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं निकली थी, पहली बार हो रहा है तो 3 हम चेक कर लेंगे। सपोज हमारे यहाँ 2 पार्टनर हैं तो हो सकता है एक ही पार्टनर के 3 असाइनमेंट चेक कर लें, या 2+1 1+2 कर लें, जो भी है। तो अप टू 3 ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू में बी सिलेक्टेड बाय द बोर्ड। अगर एडवर्स फंडिंग नहीं थी तो एक एंगेजमेंट पार्टनर या प्रोप्राइटर की एक से ज़्यादा नहीं करेंगे। हालांकि अगर कभी भी कहीं हमें पास्ट में एडवर्स फंडिंग्स मिली थी तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 से ज़्यादा भी चेक कर लो एक सिंगल पार्टनर की, 3 साल से कम में भी क्वालिटी रिव्यू करा लो। यहाँ ऐसा नहीं है कि 3 साल में एक बार ही क्वालिटी रिव्यू होगा। ये सब सजेस्टेड गाइडलाइंस है। अल्टीमेट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास वीटो पावर्स, सुप्रीम पावर्स हैं टू चेंज थिंग्स। कूल। नाउ लेट अस कम टू द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस। प्रोसेस कैसे फ्लो करता है? तो ये लोग भी ये रिव्यू टेक्निकल रिव्यूअर से कराते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो क्योंकि ये ही एज सच डिटेल इतनी समझ पाएगा, देयर बी नो अदर प्रोफेशनल जो ऑनेस्टली स्टैंडर्ड्स के अनुसार ऑडिट हुआ या नहीं चेक कर पाएगा। तो इसके लिए ये मेंबर्स के थ्रू ही कराते हैं, और ये मेंबर्स को एम्पैनल करते हैं अपने पास। कौन से मेंबर्स हैं? तो यहाँ पे कम से कम 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और करंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए। यहाँ पे प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस 15 साल का जरूरी नहीं है, पोस्ट क्वालिफिकेशन 15 साल का एक्सपीरियंस और करंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए। किसकी प्रैक्टिस? अकाउंटिंग ऑडिटिंग की। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बंदा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं होना चाहिए, या ऐसे है कि कोई भी काउंसिल, सेंट्रल या रीजनल या ब्रांच लेवल की कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। कौन? टेक्निकल रिव्यूअर, यानी ये नेतागिरी में जरा भी नहीं होना चाहिए। देन कम से कम इसने एज अ साइनिंग पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में है तो, या फिर एज अ प्रोपराइटर, 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट बड़ी एंटिटीज के किए। मतलब ही इज बीन सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक और अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी और अ गवर्नमेंट कंपनी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच हैज अ टर्नओवर ऑफ मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, जिसमें से कम एक अदर देन प्राइवेट लिमिटेड का भी होना चाहिए। यानी भाई ने कम से कम 3 ऑडिट ऐसी एंटिटी के पिछले 10 साल में किए, तो ही वो टेक्निकल रिव्यूअर एम्पैनल होने के लिए एलिजिबल है। और फिर इसके लिए क्या करती है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड? एप्लीकेशन निकालेगी, आप एप्लीकेशन दीजिए, फिर वो एम्पैनल करेगी, और एम्पैनल करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको टेक्निकल रिव्यू मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। ध्यान रखना कि टेक्निकल रिव्यूअर वही होगा जिसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन सी एक्ट या कोई भी दूसरे एक्ट के अंतर्गत पिछले 3 साल में नहीं लिया गया। अनलाइक पीयर रिव्यू जहां पे लाइफ टाइम में कभी भी नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ 3 साल है, क्योंकि सरकारी नियम कुछ ऐसे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। एम्पैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर्स, इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज वेरी सिंपल। बोर्ड अपना क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकती है। आज की तारीख में जो क्राइटेरिया अभी अपन ने डिस्कस किया, आप अप्लाई करिए, हमारी इच्छा है तो रखेंगे, रिजेक्ट करना है तो कर देंगे। जब भी हम आपको करेंगे एम्पैनल तो 3 साल के पीरियड के लिए एम्पैनलमेंट वैलिड होता है, और हर साल एनुअल डिक्लेरेशन लेते हैं बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिनरी एक्शंस तो नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन सब का ध्यान रखना। एम्पैनल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम मिलेगा ही मिलेगा। आपको कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगी जो हम आपको दिलवाएंगे टेक्निकल रिव्यूअर्स को, रिलेटिंग टू इंडियस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। आपको ट्रेनिंग और वर्कशॉप जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऑर्गेनाइज कराती है, जिसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, बेसिकली POUs आइडेंटिफाई कर रख सकें जो ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को। ऐसे आपको कम से कम साल में 6 डिक्लेरेशन एविडेंस के साथ देने की आपने ऐसे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अटेंड किए। जैसे अपने CPRs होते हैं ना, वैसे ही साल में 6 वर्कशॉप अटेंड करने की आपको कंफर्मेशन देना है, तभी आपका नेक्स्ट ईयर जो 3 साल के ब्लॉक के लिए आपका एम्पैनलमेंट हुआ है वो रिन्यू किया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ टर्म हो सकता है वापस रिन्यू किया जाए, हो सकता है ना किया जाए, डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं। स्टेजेस क्या इन्वॉल्व होते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, आप स्टेजेस पढ़ोगे तो बहुत ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पे कम से कम जगह टाइम लिमिट्स है, तो आपको ध्यान रखना नहीं है। पहले क्या होगा, QRB आइडेंटिफाई करेगी भैया कौन सी ऑडिट फर्म है जिसका अपने को रिव्यू करवाना है सबसे पहले। फिर टेक्निकल रिव्यूअर को एंगेजमेंट लेटर भेजेगी कि भैया तुझे इसका जाके क्या करना है, रिव्यू करना है। कोई चॉइस वॉइस नहीं दी जाएगी कि भैया तुम चुनो कौन सा टेक्निकल रिव्यूअर है। इनफैक्ट यहाँ पे उल्टा कंडीशन होती है कि जिसका क्वालिटी रिव्यू हो रहा है उसकी हेड ऑफिस जिस लोकेशन में, उस लोकेशन के टेक्निकल रिव्यूअर रेसिडेंट को नहीं भेजते, दूसरी लोकेशन का ही आना चाहिए। और बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कोई कनेक्शन भी ऑडिट फर्म के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उससे क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन लेंगे कि भैया तू एलिजिबल है और इंडिपेंडेंट है,
तेरा ये ऑडिट फॉर्म के साथ कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है जो हमारे टेक्निकल रिव्यू को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। एक बार ये हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका लेटर ऑडिट फॉर्म को भी दे दिया जाएगा, यानी ये सरप्राइज ऑडिट नहीं होता है। और एक क्वेश्चनर दी जाएगी जो ऑडिट फॉर्म को भर के देना पड़ेगा। वो क्वेश्चनर मिलेगी टेक्निकल रिव्यूअर को, जिसमें आपके सिस्टम्स के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स आएंगे और कौन से क्लाइंट हमने सेलेक्ट किए हैं बता दिए जाएंगे। फिर एक ऑफ साइट रिव्यू होगा जो टेक्निकल रिव्यूअर करेगा, फिर एक ऑन साइट रिव्यू होगा। ऑफ साइट रिव्यू में हम डेटा आपसे मंगा सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑन साइट जाके वहां पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे, रिव्यू कर देंगे। उसके बेसिस पे टेक्निकल रिव्यूअर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना देगा। यहाँ पे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अपन फॉर्म को देते हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस लेते हैं, वो बोर्ड के पास भी जाते हैं, उसके बेसिस पे अपन वहीं हाथों हाथ फाइनल रिपोर्ट बना देते हैं और वो बोर्ड को दे देते हैं, कॉपी इधर दे देते हैं, जिसके बेसिस पे फिर आगे एक्शंस इनिशिएट होते हैं। आई जस्ट क्विकली रीड इट आउट टू यू। पहला, फॉर्म सिलेक्ट करो और फाइल सिलेक्ट करो कौन से क्लाइंट का रिव्यू करना है, और टेक्निकल रिव्यूअर आइडेंटिफाई करो। रिव्यूअर को एंगेजमेंट लेटर भेज दो, उसकी एक्सेप्टेंस ले लो अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी और एलिजिबिलिटी कंडीशंस, और ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू को बता दो कि भैया आपका क्वालिटी रिव्यू होने वाला है। टेक्निकल रिव्यूअर को भी बता दिया। एक क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चनर होती है प्री फॉर्मेटेड, ऑडिट फॉर्म को फाइल अप करके देना है, और टेक्निकल रिव्यूअर इसके बेसिस पे ऑफ साइट रिव्यू और फिर जरूरत पड़ने पे ऑन साइट, इनफैक्ट ऑन साइट करना ही, ऑफिस जाके रिव्यू करेंगे। रिव्यू जैसे ही ऑन साइट कंप्लीट होगा, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्यूआरबी को और ऑडिट फॉर्म दोनों को देंगे। ऑडिट फॉर्म उस पर अपने जवाब देगी रिपोर्ट में जो भी कमेंट्स है उसके ऊपर, और ये जवाब भी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास जाएंगे। टेक्निकल रिव्यूअर जवाब के आधार पर अपनी फाइनल रिपोर्ट बना देगा, और साथ में जिस क्लाइंट की फाइल अपन ने चेक करी है उसकी एनुअल रिपोर्ट भी लगा देगा। और ये कितने समय में होगा, जो भी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम है जो क्यूआरबी बताता है, तो कोई टाइम लिमिट याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो उसकी फाइनल रिपोर्ट है उसे बस ये कि एकमात्र टाइम लिमिट है 7 दिन की, जो ध्यान रखना है आपको। 7 दिन के अंदर अंदर, तो आपको ऑडिट फॉर्म से जो रिप्लाई मिला है उससे 7 दिन के अंदर अंदर क्यूआरबी को आपकी फाइनल रिपोर्ट चली जाएगी, और फाइनल रिपोर्ट ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू टू सबमिट टू क्यूआरबी द रिप्लाई ऑन फाइनल रिपोर्ट एंड फीडबैक इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो इसकी एक कॉपी जाएगी फॉर्म के पास भी, और इसके ऊपर फिर वापस से हम एक फाइनल कमेंट दे देंगे। फाइनल रिप्लाई ऑडिट फॉर्म का आ जाएगा, टेक्निकल रिव्यूअर का आ जाएगा, तो अगले 7 दिन में समरी ऑफ फाइंडिंग्स स्पेसिफाइड फॉर्मेट में फाइनल कमेंट्स के लिए क्या की जा सकती है, क्यूआरबी के पास टेक्निकल रिव्यूअर के द्वारा सबमिट की जा सकती है, ये जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया। अब इसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर और रिस्पॉन्स ऑफ ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को रिकमेंडेशन देगा, ये ध्यान से देखना है, दिस इज क्यूआरबी नहीं क्यूआरजी। अब ये क्या फंडा है ये समझाता हूँ मैं आपको। होता ये है कि क्यूआरबी तो बड़े लोगों की है भैया, इसमें तो क्या है, बड़े शड़े लोग हैं, तो ये लोग तो एक एक करके क्या करेंगे, क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट्स पढ़ेंगे नहीं, तो इसके लिए ये लोग अपने अंदर एक क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बना देते हैं। ये ग्रुप क्या है, बेसिकली ये अपने अंदर में कुछ टेक्निकल रिव्यूअर रखेगा, उनकी रिपोर्ट रिव्यू करके ये रिकमेंड करेगा बोर्ड को। तो बीच में आप ये समझ लो कि एक छोटी बॉडी बना दी है, which will be the center, which will you can say will be the focal point of communicating with the technical reviewers on ongoing basis, and then assessing and then summarizing things and then putting up the net crux to the quality review board. और उसके बेसिस पे फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस ग्रुप की कंसिडर करके डिसाइड करेगी आगे क्या करना है। क्वालिटी रिव्यू कौन करता है, टेक्निकल रिव्यूअर, पर उसकी एक टीम हो सकती है। ये टीम डिपेंड करेगी ऑडिट फॉर्म कितनी बड़ी है, या जिसका एंटिटी हमने जो सिलेक्ट की है, जिसकी कारण हमने फॉर्म का ऑडिट किया है, वो कितनी बड़ी है। डेफिनेटली टेक्निकल रिव्यूअर तो होगा, पर 5 तक के असिस्टेंट इसको दिए जा सकते हैं। ध्यान रखना, असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, लेकिन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को असिस्टेंट नहीं बना सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। टेक्निकल रिव्यूअर को भी इंडिपेंडेंट रहना है, और जो क्वालिफाइड असिस्टेंट हमने दिए हैं क्यूए, उसको भी इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए टेक्निकल रिव्यूअर की, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पिछले 3 साल में ना लिया गया है, ना अभी पेंडिंग है। आपका कोई कनेक्शन स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म के साथ पिछले 3 साल में नहीं होना चाहिए, एज इन आप उसकी नेटवर्क फर्म नहीं हो या आपने उसका ऑडिट नहीं किया है, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अ मेंबर और हिज फर्म और एनी नेटवर्क फर्म और नेटवर्क फर्म शुड नॉट बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द क्लाइंट। ओयो का आपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं किया है, कब, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए।
तो इसका मतलब टेक्निकल रिव्यूअर जो सी है वो तो प्रैक्टिसिंग सी होगा, तो अगर वो खुद ही ओयो का ऑडिटर है तो ऑब्वियस सी बात है, या उसकी कोई नेटवर्क फॉर्म ओयो का ऑडिटर है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। प्लस 141(3) की सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगी। टेक्निकल रिव्यूअर के ऊपर भी 141(3) लग जाएगा, यानी कि अगर मैं ओयो का ऑडिटर का रिव्यू करवा रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो ओयो का ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ पे उसकी इंडेटनेस नहीं है, वो सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और आप उस शहर या रीजन के नहीं होगे जहाँ पे सीए फर्म का हेड ऑफिस है, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है जो अमेंडमेंट में ऐड की गई है। इसके अलावा क्वालिफाइड असिस्टेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन और इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है? सीए होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करेगा, इसका भी डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होगा ना बोर्ड से ना ऑडिट फर्म से, ये सिर्फ बेसिकली क्या करेगा जो मैंने आपको बताया था, क्वालिफाइड असिस्टेंट सिर्फ टेक्निकल रिव्यूअर से बातचीत करेगा। कम से कम 1 साल से ये काम कर रहा है टेक्निकल रिव्यूअर के साथ। इसका कोई एसोसिएशन ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू या एंटिटी ओयो पिछले 3 साल से नहीं होना चाहिए, जैसे कि फॉर्म का नहीं है वैसे ही। इसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग या लिया गया पिछले 3 साल में नहीं होना चाहिए। ये आईसीआई की या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की कोई भी काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए, और ये खुद अपने आप में टेक्निकल रिव्यूअर के रूप में एम्पैनल्ड नहीं होना चाहिए। ये कौन है? जो 5 क्वालिफाइड असिस्टेंट हम दे सकते हैं टीम में ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे हम रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये लोग भी क्या करेंगे, ये एडवाइस या गाइडेंस देंगे टेक्निकल रिव्यूअर को। तो ये टीम का पार्ट नहीं पड़ेंगे बट कंसल्टेंट के रूप में ये लोग होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको कब साइन करना है? बिफोर द एंगेजमेंट स्टार्ट्स। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटिंग टू व्हाट? तो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि टेक्निकल रिव्यूअर कोई भी इंफॉर्मेशन मटीरियल पेपर को कॉन्फिडेंस में देखेगा, यानी कि जिस फर्म का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसकी कोई भी पेपर का मैं एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी का स्टेटमेंट साइन करके मुझे देना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। जितने लोग रिव्यू में इन्वॉल्व हैं पूरे प्रोसेस में, along with everybody in the quality review board, the technical reviewer, their assistant, the technical quality review board secretariat, इन सबको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, सबको डिक्लेरेशन देना, यानी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के एक एक मेंबर को भी 11 मेंबर को भी कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन देना होगा। टेक्निकल रिव्यूअर्स को क्या गाइडलाइन दी हुई है, कैसे काम करना है? तो ऑन साइट विजिट आपको करना पड़ेगी, अपने असिस्टेंट को लेके जा सकते हो। टेक्निकल गाइड है पूरी क्वालिटी रिव्यू की, उसके अनुसार आपको रिव्यू करना है। आपके पास एक्सेस का अधिकार होगा, रिकॉर्ड का आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप ऑडिट फर्म की फाइल और रिकॉर्ड्स की कॉपी नहीं बना सकते। पीयर रिव्यू में आप एक्सट्रैक्ट भी नहीं ले सकते थे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ले सकते हो बट आप पूरी की पूरी फाइल्स की कॉपी नहीं कर सकते हो। जब भी आप कोई भी कमेंट दोगे तो वो डिटेल्ड होना चाहिए, आपके पास उसके जस्टिफिकेशन और प्रूफ होना चाहिए। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की कोई भी दूसरी गाइडेंस है आपको उसका भी पालन करना है। आपको अपने सारे जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसको मटीरियल, इमटीरियल, लेस मटीरियल, नॉन मटीरियल में सेग्रीगेट करना है। यू हैव टू इंश्योर दैट रिव्यू प्रोसेस में ऐसे 230 के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन पूरा ऑडिट फर्म ने किया है नहीं, वो भी आप चेक करें। और सूटेबल पैरा ऑफ रिव्यू रिपोर्ट रिगार्डिंग फ्रॉड रिपोर्टिंग आप स्पेसिफिकली चेक करें। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जो आपको बोला गया है चेक करने की, जैसे सेक्शन 143 का कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड रिपोर्टिंग 143(12), ऐसे 230 का एक स्पेसिफिक कंप्लायंस आपको करना है। ये चीज़ें टेक्निकल रिव्यूअर को चेक करना पड़ेगी। ये स्टेज वाइज अप्रोच है आपके क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के प्रोसेस के। अब ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, मैंने आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा वैल्यू एडिशन आपको एक थीम और प्रोसेस समझाना था जो मैंने कर दिया। This is more so kind of following up with our understanding and getting into the nitty gritty and details. Obviously, exam में you'll have to quote these points. अभी I am not in the that mode that I'll give you mnemonics and things जिससे आप इन चीज़ों को याद कर सको। अभी my objective is to kind of explain you these things, and the drone chart already are a facilitator for you to kind of go through it once you have understood it very well and review it time and again to kind of memorize it and write it in the exams. चलिए, तो स्टेज वाइज अप्रोच क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के प्रोसेस की दी गई है। तो सर अभी तो अपन ने ये पढ़ा था ऊपर कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन कंडक्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू, इसीलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये क्या है? टेक्निकल रिव्यूअर का प्रोसेस कैसे होगा, ये क्या है? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप का प्रोसेस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ग्रुप। अब आप समझो क्या लिखा है। QRB can constitute one or more QRGs to conduct preliminary reviews। तो ये QRGs क्या होती है?
Board may constitute QRGs, quality review groups, which can be industry specific or generic, to review the final reports of technical reviewers. Sorry, ये यहीं पे फुल स्टॉप हो गया। मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अपने आप में बड़े शड़े लोगों की है, ये इंडिविजुअल टेक्निकल रिव्यूअर्स की रिपोर्ट डायरेक्टली देखने की बजाय अपने और उनके बीच में क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाएगी, जो हो सकता है कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री का हो या जेनरिक हो, और इनका प्राइमरीली काम होगा कि ये रिपोर्ट्स जो टेक्निकल रिव्यूअर देगा वो इन्हें एड्रेस करेगा, और ये फिर बैक एंड फोर्थ करके फाइनल रिपोर्ट का क्रक्स समरी निकाल के क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के सामने रखेगी। तो अब अपन क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के प्रोसेस पढ़ रहे, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। दूसरा, सेकेंड, ईच रिव्यू ग्रुप विल बी असिस्टेड बाय टेक्निकल रिव्यूअर। तो नॉर्मली ये जो रिव्यू ग्रुप होता है इसके लिए भी क्या किया जाता है, देयर आर टेक्निकल रिव्यूअर्स जो इनको सपोर्ट करते हैं रिपोर्ट को रिव्यू करने में, क्योंकि एक सीए ही अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएगा। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप में ज़रूरी नहीं है सारे सीए सी, बट टेक्निकल रिव्यूअर्स डेफिनेटली उसमें होंगे। टेक्निकल रिव्यूअर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज ऑन साइट रिव्यू विल सबमिट अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू। He will obtain his comments and will give the final report to the board. This is something which we have already studied. Time limit board extend कर सकता है, रिपोर्ट लेटर हेड में जाएगी, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड को एड्रेस की जाएगी, टेक्निकल रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैन डिसाइड टू इशू एन इंटरिम रिपोर्ट और अ फाइनल रिपोर्ट। अगर उसको लग रहा है कि ये जो रिप्लाई ये सब परफेक्ट है तो ये फाइनल रिपोर्ट दे देगा, अदरवाइज इंटरिम फिर जवाब मांगेगा, फिर वापस 7 दिन में अपना जवाब देगा। He'll also forward a copy of his final report to audit firm under review for their final comments on the observations made. Audit firm के final comments and observations will be considered by the quality review board and they will issue direction or recommendation. यानी ये जो process है ये अपन पढ़ चुके हैं। This is basically technical reviewer का stage wise process, जो कि आपको यहाँ पे 7C में बताया गया है। पूरी नंबरिंग इस तरह से की गई है ताकि आप रिलेट कर सकें। अब यहां समझो, ये जो ऑडिट फर्म का फाइनल कमेंट है ये ग्रुप के पास जाएगा, फिर क्यूआरजी चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्म से या टेक्निकल रिव्यूअर से मांग सकती है, दोनों के साथ वो इंटरैक्ट भी कर सकती है, प्लस टेक्निकल रिव्यूअर को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो इसे एक्सप्लेन करे, उसके सामने प्रेजेंटेशन दे। किसका? Interaction with technical reviewer is necessary to seek clarification where there are complete difference between observation of technical reviewers and views of the audit firms, where the quality review group is not very satisfied with the quality of review report of the technical reviewer. क्या बोलते हैं भैया कि अगर टेक्निकल रिव्यूअर का काम ठीक नहीं लग रहा है या टेक्निकल रिव्यूअर की कमेंट और जो ऑडिट फर्म है उसका रिप्लाई दोनों ही मिसमैच कर रहे हैं या हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए इंटरैक्शन जरूरी होगा। तो ये कौन करेगा? ये ग्रुप करेगा, ये बोर्ड नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पे हम ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अच्छा, जॉइंट ऑडिटर्स के केस में क्या होगा? क्यूआरजी सारे जॉइंट ऑडिटर्स को जॉइंटली कंसिडर कर सकती है, ऐसे 299 रेलेवेंट है। इसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट को हम कंसिडर करके अपनी रिकमेंडेशंस के साथ स्पेसिफिकली पर्टिकुलर्स ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू में हम बताएंगे क्या नॉन कंप्लायंस मिला है, क्या एविडेंसेस उसके पास अवेलेबल हुए हैं और क्यूआरजी की क्या रिकमेंडेशन है, और ये फिर फाइनली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास जाएगी। तो दिस अल्टीमेटली विल गो टू द बोर्ड। अब यहां देखिए हमारे एक्शंस के ब्रॉड पैरामीटर्स क्या है। फर्स्ट, हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है या दे आर नॉट मटीरियली प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है, दूसरे कंप्लायंसेस में गड़बड़ है, जैसे SQC 1 प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया या इंडिपेंडेंस इशू है, या हो सकता है कि ट्रिवियल नेचर के नॉन कंप्लायंसेस है। तो ऐसा कहा गया है कि जब क्वालिटी रिव्यू ग्रुप टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट कंसिडर करता है
तो वो पर्टिकुलर्स ऑफ एंटरप्राइज और ऑडिट फॉर्म्स तो देगा ही देगा, साथ ही साथ में वो क्या करेगा, वो नॉन कंप्लायंस को कैटेगराइज करेगा कि यार ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अदर नॉन कंप्लायंस है या ट्रिवियल है, उसके आधार पे क्या होगा। अब इससे कनेक्टेड अपन डायरेक्टली इस पॉइंट पे आते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को क्वालिटी रिव्यू ग्रुप रेकमेंड करेगा कि हमारे हिसाब से इस ऑडिट फर्म के अगेंस्ट में ये एक्शन होना चाहिए, फिर बोर्ड एक्शन लेगा। क्या क्या रेकमेंडेशन हो सकती है? ए, आईसीआई को बोलो इसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करे, सिवियर। बी, हम एडवाइजरी और गाइडेंस ऑडिट फर्म को दे सकते हैं कि भैया आप अपनी क्वालिटी सुधारो। सी, रेगुलेटरी बॉडी को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं कि भैया ये फर्म ने काम ढंग से नहीं किया है, जैसे फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं की है, करना चाहिए थी। डी, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को हम फाइंडिंग शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भैया आपके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ए, अगर रेगुलेटरी बॉडी ने रिक्वेस्ट की थी किसी फर्म का रिव्यू करने के लिए तो उसको जवाबदारी हम रेकमेंड, ऑब्वियसली रेकमेंडेशन में क्या होगा, उसको रिप्लाई करना, तो वो डेफिनेटली शामिल होगा। एंड सिमिलरली ये सब कंसिडर करके ऑडिट फर्म को हम अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने ये एक्शंस लिए। अगर इन सब में आप देखोगे तो प्राइमरली एक्शंस दो ही है। पहला, या तो हम क्या करें, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन आईसीआई को लेने को कहें, या दूसरा आपको बोल दे भैया सर्विसेज सुधारो और छोड़ दें। ये दो चीज करने के लिए हो सकता है कि ए, हम आपको बोले, ये भी हो सकता है हम रेगुलेटरी बॉडी को बोले। डेफिनेटली अगर रिक्वेस्ट रेगुलेटरी बॉडी से क्वालिटी रिव्यू कराने की आई थी तो उसको बताना ही पड़ेगा। जो भी हम करेंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, किसको, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू को, कि हमने ये किया। तो ये एक्शंस है जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ले सकता है, ठीक है। अब जो रिव्यूअर की रिपोर्ट है, जो उसने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं बेस्ड ऑन हिज क्या, तो पहले उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, फिर फाइनल रिपोर्ट आई। फाइनल रिपोर्ट कैसे, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू के जो जवाब आए उसके बेसिस पे अपन ने जो फाइनल रिपोर्ट बनाई। इसके लिए क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एक फॉर्मेट दे सकता है, उस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली जो फॉर्मेट होगा वो क्या रिक्वायर करेगा, सबसे पहले फॉर्मेट किसके बारे में बात करेगा, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। तो फॉर्मेट में ये कहा गया है कि अगर आपकी रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो फिर आपको मॉडिफिकेशन को कैटेगराइज करना है। कैसे, पहला, क्या क्यूसीपीपी का पालन नहीं हुआ है, ये गड़बड़ है। क्या सिस्टम्स और डिजाइन्स में प्रॉब्लम है, ये गड़बड़ है। क्या लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस हुआ है ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू के अंतर्गत, क्या ये गड़बड़ है। या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा अपने क्वालिफिकेशन को। यहां पे लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस दी हुई है, एसएस से रिलेटेड क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्या क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं, ये सब दिए गए, ठीक है। देन रिव्यूअर की रिपोर्ट नॉर्मली क्या आएगी, तो सबसे पहले आपको स्कोप पीरियड लिमिटेशन बताना है। स्कोप में आप क्या लिखोगे कि भैया हमें अपॉइंट किया गया था टू एज अ टेक्निकल रिव्यूअर टू डू अ क्वालिटी रिव्यू ऑफ PwC and firm, and 3 assignments of such and such clients were selected which were reviewed by us. Yeah, we were appointed by the quality review board for conducting quality review of audit firm Honey Singh and Company relating to their audit of OYO hotels, something of that sort. तो आप स्कोप बताओगे। लिमिटेशन की हमारा ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू इंश्योर कि सारे सिस्टम्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स करेक्ट है। आवर रिव्यू इज लिमिटेड टू द engagement scope which was defined. Hence, it is no line of defense or commitment that the assurance services provided by the audit firms are all of desired quality. Then a statement indicating instance of lack of compliance with any laws and regulation or technical or other standards. जो अपन ने अभी कैटेगरी देखी वो नॉन कंप्लायंस। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट देना है। पहले, क्या क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है। सेकंड, क्या एक स्टेटमेंट डिक्लेरेशन यू समझ लो आप कि भैया ये क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी किसकी है, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू की जिम्मेदारी है कि वो इसे मेंटेन करे। ओपिनियन कि क्या हमें क्वालिटी कंट्रोल डिजायर्ड डिजाइन का मिला,
क्या इसका डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस अप्रोप्रिएट था, और सजेशन अगर हमें लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमने इस तारीख को दी, इसका जवाब अभी मिला और इस तरह से मिला। और साथ ही साथ में आप अटैच कर सकते हो जो भी आपने क्वालिटी रिव्यू की डिटेल्स हैं जो कंडक्ट की है उसकी डिटेल्स। तो ये रिव्यू का रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा। रिपोर्ट किस तरह की इशू की जाएगी, टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, तो यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए। The type of report to be issued, a reviewer should consider the evidence obtained and document the overall conclusion with respect to the year being reviewed in respect of following matters. Again, the policies and procedures that constitute the reviewed firm's audit firm under review system of quality control for its assessment services have been designed to ensure quality control to provide firm with reasonable assurance of complying with technical standards. Definition आ गई एक तरह से। Whether personnel, तो इसमें हाईलाइट में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इंप्लीमेंटेड है, क्या जो पर्सनल वहां पर है उन पर्सनल को क्या किया गया है, तो whether the personnel of the reviewed firm have complied with such policies and procedures during the period of review, whether the independence was maintained during the period of review, whether the staff has been properly trained, whether expert or experienced individuals wherever required their help has been taken outside consultation, the skill and competence of the assistants have been considered। ये किसके, टेक्निकल रिव्यूअर के असिस्टेंट नहीं, ऑडिट फॉर्म ने जो ऑडिट किया उसमें जो उसके असिस्टेंट थे। Then whether the progress of attestation services monitored and work performed by each assistant is reviewed, तो ये बेसिकली डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू जो होता है वो। तो अगर आप ये सब देखोगे तो ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये टाइप ऑफ रिपोर्ट बेसिकली इसमें कहा गया है कि आपको SQC1 ऐसे 220 के पॉइंट्स इशू करने। In fact, this should not be type of report. Ideally, it should be what? तो ये जो हमने पढ़ा है ये बेसिक एलिमेंट्स हैं और ये कुछ कंटेंट्स हैं जो हमें रिपोर्ट में इंक्लूड करने। Then we'll also have to comment about yes, procedures have been established to record the audit plan, nature, timing, extent of audit, procedure, conclusion drawn। ये सब ऑडिट फॉर्म के, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, क्या लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस चेक किया गया है, क्या वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिट फॉर्म पे फॉर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है या नहीं। तो ये SQC1 से रिलेटेड सारे मैटर्स हैं जो आपको अपनी रिपोर्ट में कवर करना पड़ेगा। दैट्स अबाउट इट, जिसके बेसिस पे ये सारा डिस्कशन है। यहाँ पे क्या कहा गया है, वापस से ध्यान रखना, यहाँ ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप में एक छोटी सी चीज़ समझ लो, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप रिकमेंडेशन किसको देता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, लेकिन अगर PSU इन्वॉल्व है तो वो C&AG को भी रिकमेंडेशन देता है। तो PSU के केस में जो ग्रुप है वो क्या करेगा, C&AG को भी रिकमेंडेशन देगा और C&AG के जो व्यूज आएंगे तो होगा ऐसे कि कोई PSU में क्वालिटी रिव्यू हुआ, PSU का एक ऑडिटर था जिसका क्वालिटी रिव्यू हुआ और देखा कि यार गड़बड़ है, तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप अपने रिकमेंडेशन C&AG को देगा, उसके जो व्यूज आएंगे उसे इनकॉर्पोरेट करके फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को बताएगा कि ये PSU का ऑडिट CF हमने किया था, ये गड़बड़ निकली, C&AG ने ये रिकमेंडेशन दिए। तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की जो रिकमेंडेशन होगी बोर्ड को, उसमें PSU के केस में C&AG के व्यूज भी जाएंगे। अदरवाइज जो रिकमेंडेशन हम देंगे अदर देन PSU के केस में वो सीधे हम बोर्ड के पास रिकमेंड करेंगे और बोर्ड फिर उसको कंसिडर करके क्या करेगी, C&AG के कमेंट्स को कंसिडर करके डिसाइड करेगी कि QRG की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करना है या नहीं। बोर्ड चाहे तो वो स्यू मोटो खुद भी कुछ एडिशनल एक्शंस ले सकती है कि भैया इसका वापस से क्वालिटी रिव्यू करवाओ, ये रिव्यू एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है, और वो चाहे तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट भी जा सकती है। ये उनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे बोर्ड के 6 एक्शंस हो सकते हैं। इनफैक्ट ये 6 रिकमेंडेशन है जो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप दे सकता है। बोर्ड इसके अलावा कुछ और भी करना चाहे तो कर सकता है, हो सकता है उसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर दे। ये सब करने के बाद एक फॉलोअप मैकेनिज्म होना चाहिए रिव्यू की फाइंडिंग्स का। इसका मतलब क्या है, तो ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू के जो भी एक्शंस निकले, सपोज हमने उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं इनिशिएट किया और बोला भैया आप सुधार लो सिस्टम को, तो फिर एक फॉलोअप ऑडिट होगा। तो ये नॉर्मली कब होता है, जब एक्शंस इनिशिएट नहीं किए डिसिप्लिनरी और समय दिया है फॉलोअप चीज़ों को सुधारने का। तो एक स्पेसिफाइड पीरियड बोलेंगे और बोलेंगे कि भैया ऑडिट फॉर्म आप एक कंप्लायंस रिपोर्ट देना। फिर हम फॉलोअप कर सकते हैं कि आपने जो एक्शंस प्रपोज किए थे लिए या नहीं, जिसके लिए हम टेक्निकल रिव्यूअर को भी भेज सकते हैं। अगर लगा कि करेक्टिव एक्शंस कम लिए गए तो फिर एक और ऑन साइट रिव्यू आपको ऑर्डर कर देंगे, और अगर फिर भी नॉन कंप्लायंस रहा तो फिर ICI को रिकमेंडेशन दे देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि
Horizontal and in-depth analysis of results of individual off-site monitoring and on-site review will be conducted. Horizontal यानी कई सारे आपके असाइनमेंट चेक किए जाएंगे और उनमें से कुछ को बहुत डीपली चेक किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम एक सिंगल असाइनमेंट चेक करते हैं, बट आपके सिस्टम में इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए थे तो फिर आपकी पूरी फॉर्म एज अ होल को हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू करने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं. और हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पे हम ये भी कह दें कि आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ क्या करो, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के जो रिकमेंडेशन है वो शेयर करो. ध्यान रखना ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये नॉर्मली कब होता है, दिस इज़ बेसिकली जब आपको एडवाइजरी और गाइडेंस दिए, तो यहाँ पे आई कैन से यू शुड रेफर 11 एडिशनली. एंड देन ये चेंजेस टू रिपोर्टिंग फॉर्मेट और क्वेश्चन है. बोर्ड बेसिकली फाइनल रिपोर्ट का फॉर्मेट देता है, लेकिन ये जो क्वेश्चनर दी है इसमें प्राइमरली जो चीज़ों पे रिपोर्ट करना है, क्वालिटी कंट्रोल, एथिकल रिक्वायरमेंट, लीडरशिप, एश्योरेंस प्रैक्टिस, क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब SQC 1 के पॉइंट है. लेकिन जब भी बोर्ड चाहे तो उसे क्या कर सकता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स चेंज हुए हैं, लॉ चेंज हुए हैं तो इसको चेंज कर सकता है, गोज विदाउट सेइंग, बड़ी चीज़ नहीं. रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर. वन लास्ट पॉइंट, टेक्निकल रिव्यूअर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज अप्रोप्रिएट. ज़रूरी नहीं है सारी वीकनेस आपको रिपोर्ट करना है, आपको ओवरऑल कमेंट देना है. इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है हर सिस्टम की, तो आपको उसे ध्यान में रख के रिपोर्टिंग देनी है, यानी आपको ये नहीं इंश्योर करना है कि चीज़ें 100% करेक्ट है. एंड प्रोजेक्शन ऑफ एनी इवैल्यूएशन टू फ्यूचर पीरियड इज सब्जेक्ट टू रिस्क that system controls may become inadequate due to changes in conditions or degree of compliance with policies and procedures may deteriorate. यानी कि आप एक फ्यूचरिस्टिक रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, ये कह के कि भैया रिपोर्ट या अभी जो सिस्टम्स है इसके हिसाब से आने वाले समय में दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू मैनेज द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग ऑन ऑडिट फॉर्म्स. इस तरह की रिपोर्टिंग है. इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए. लेट अस सी दीज क्वेश्चंस. डिस्कस वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट. तो स्टेजेस आपको 7C पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे. नेक्स्ट, reviewers based on conclusion drawn from review shall issue preliminary report and subsequently final report. Clean report indicates that reviewer is of opinion that affairs are being conducted in a manner that ensures quality of services rendered. However, reviewer may qualify the report due to one or more reasons, and above give examples of some situations where he may qualify the report. ये illustrative examples आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जब आप qualify कर सकते हो. Reviewer based on conclusion drawn from quality review shall issue preliminary report and subsequently final report. Discuss basic elements of quality review report. तो ये दोनों ही अगले पेज से रिलेटेड पॉइंट्स हैं आपके. बेसिक एलिमेंट्स आपके पूछे हैं तो आपको 8B यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा. What are consequences of quality review board notices major non-compliance with requirements of standard on quality control or standards on auditing or accounting standard? तो वो इनमें से कोई भी एक्शंस ले सकती है. What are the reporting responsibilities of technical reviewer while carrying on the quality review assignment? ये reporting responsibilities हैं आपके. अगर रिपोर्ट का कंटेंट पूछा जाए, प्रोसीजर्स पूछे जाए तो पॉइंट नंबर 8 रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पॉइंट नंबर 30. तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैंने मेरे कॉन्टेक्स्ट में मेरे तरह से चीज़ों को आपको समझाया है, उसके बाद आप इसको गो थ्रू करके बहुत आसानी से कवर कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू काइंड ऑफ मेक यू मग अप थिंग्स और रीड ईच एंड एवरी लाइन एंड गिव यू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दीज आर मोर लेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वो सारी मेहनत अपन ड्रोन चार्ट बनाने में कर देते एंड दीज आर देन फैसिलिटेटर्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो इज बेसिकली टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, also covering up questions which are there already in the study material or asked in the exams or RTP MTPs, and see कि उस क्वेश्चन में कौन से पर्टिकुलर प्रोविजन को रेफर करना पड़ेगा. हैविंग सेड दिस, जो हमने देखा था स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं ये क्वालिटी रिव्यू से रिलेटेड. लेट्स सी दिस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू इनिशियल पेज में हमने डिस्कस किया था. रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरी पॉइंट. क्वालिफाई रिपोर्ट कब कर सकते हैं, डिस्कस किया अपन ने. मेजर नॉन कंप्लायंस मिले तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या करेगी, 6 चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप रिकमेंडेशन देता है और हम कर सकते हैं. स्टेजेस इन्वॉल्व इन क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट हमने डिस्कस किया, वो पॉइंट्स देखे थे अपन ने. ये क्वालिटी टेक्निकल रिव्यूअर के स्टेजेस हैं. क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के स्टेजेस पूछते तो वो अलग प्रोसेस लिखना पड़ता. एरियाज फॉर इवैल्यूएशन वाइल कंडक्टिंग क्वालिटी रिव्यू इन टर्म्स ऑफ SQC 1, पेज 1 में अपन ने देखा था SQC 1 के कौन से एरियाज अपन चेक करते हैं. प्रोफेशनल जजमेंट SA 200 के अनुसार अपने को देना है, वो अपन डिस्कस किया था. ये आपके स्टडी मटेरियल 2021 के सारे क्वेश्चंस भी मैंने कवर करवा दिए, SH ड्रोन चार्ट में कवर्ड थे. इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी है
उसमें क्वालिटी रिव्यू ग्रुप से रिलेटेड देर आर 2 क्वेश्चंस जो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पीयर रिव्यू से रिलेटेड जो थे वो अपन ने पीयर रिव्यू के उसमें डिस्कस कर लिए। एक ही केस स्टडी है जो पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू से रिलेटेड है आउट ऑफ द 30 केस स्टडीज विच आर गिवन इन दी ICI बुकलेट। ये कौन सी बुकलेट है जो हम देख रहे हैं? तो CA इंस्टीट्यूट की बुकलेट ऑन MCQs और केस सिनेरियोज है। इसमें 30 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज दी हुई है। उसमें से जो पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू की एकमात्र केस स्टडी है उसके पीयर रिव्यू के पॉइंट हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब क्वालिटी रिव्यू के देख रहे हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ शुभम एंड एसोसिएट टू इंप्रूव अपॉन क्वालिटी। तो ये शुभम एंड एसोसिएट का क्वालिटी रिव्यू ऑर्डर किया गया था। एंड टू स्ट्रेंथन द बेस बोर्ड टुक करंट मेंबर ऑफ रीजनल काउंसिल ऑफ ICI एज टेक्निकल रिव्यूअर, नॉट अलाउड। टेक्निकल रिव्यूअर कोई काउंसिल मेंबर नहीं हो सकता है, तो ही शुड नॉट बी करंटली अ मेंबर ऑफ काउंसिल रिव्यूअर। खत्म। In case of Shubham and associate, the reviewer raised on observation that one of the audit team member, when team on audit engagement was large, signed the independence confirmation dated 1 August when audit report was signed. This was objected. तो independence की confirmation हमें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? CA फर्म जिसने ऑडिट किया है उसको अपने टीम मेंबर से इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन मैंने बताया था 2 समय लेना होता है, शुरू होते समय और खत्म होते समय। इसने बोला है कि 1 अगस्त को डिक्लेरेशन लिया है किसने? CA फर्म ने, जिसका मैं क्वालिटी रिव्यू कर रहा हूं। CA फर्म ने अपने टीम मेंबर से, कब? जब खत्म हो गया ऑडिट तब डिक्लेरेशन लिया। ये तो गलत है। तो बताइए रिव्यूअर का ऑब्जर्वेशन सही है, नहीं है, करेक्ट है? पर एक ही मेंबर है तो ड्रॉप कर देना था, ऐसा नहीं है। नॉट करेक्ट है, ऐसा नहीं है, करेक्ट है। 2 समय आपको लेना पड़ता है, तो आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, बस इतनी सी बात है। तो ये आपके सारे आंसर्स हैं। इसी के साथ आपका केस स्टडी भी कवर हो जाता है, क्वालिटी रिव्यू का चैप्टर भी कवर हो जाता है। लेट मी वंस अगेन टेल यू दिस इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जस्ट दैट बिकॉज देयर बीन एन अमेंडमेंट इन दिस, द मेजर अमेंडमेंट, दैट इज व्हाई वी काइंड ऑफ थोड़ा सा 1 साल के लिए इसका इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं एट बेस्ट होगा। मैंने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू के करा दिए। मैंने साथ ही साथ में इसका केस स्टडी जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो भी करा दिया। पास्ट एग्जाम में इसके ऊपर एक 10 मार्क की एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कंपलसरी, इनफैक्ट केस स्टडीज MCQ सारे कंपलसरी होते हैं वहाँ पे, विच वॉज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट काइंड ऑफ डिस्कस्ड हियर। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ कवर्स योर क्वालिटी रिव्यू। सो अमेंडमेंट्स मैंने क्वालिटी पीयर रिव्यू के लेक्चर में शुरू में बताया था 3 पार्ट में। पार्ट 1 एथिक्स डन, पार्ट 2 peer review quality review done, now part 3 relating to small minor amendments in various chapters and updates of study material 2021, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। डू डाउनलोड द ड्रोन चार्ट फ्रॉम www.fast.edu.in के डाउनलोड सेक्शन से, वहां से आपको ड्रोन चार्ट्स मिल जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। थैंक यू।